नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तक। इस पाठ्यपुस्तक में कविता है चौथी, किताबें। कवि हैं गुलजार जी। गुलजार जी जिनका जन्म पंजाब राज्य के झेलम ज़िले के दीना नामक छोटे से गांव में 18 अगस्त 1937 में हुआ। इनका पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। गुलजार जी एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध गीत भी लिखे हैं। यानी ये हिंदी फिल्म जगत में गीतकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य में लघु कथा, कथा संग्रह, कविता जैसे अलग अलग विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है। प्रस्तुत जो कविता है, किताबें, इस कविता में कवि ने पुस्तकों का और मनुष्य का संबंध जो है, इनका संबंध दिन ब दिन दूर होते जा रहा है। मनुष्य और किताबों में दूरी जो है वह दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि आधुनिक युग में आधुनिक साधनों के माध्यम से मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर रहा है। कंप्यूटर के कारण किताबों की रुचि जो है मनुष्य की कम हो गई है और उससे उत्पन्न होने वाले दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास कवि गुलजार जी ने यहाँ पर किया है। तो छात्रों, हम सबसे पहले कविता पढ़ाता हूँ, उसके बाद हम पंक्ति से पंक्ति इस कविता का अर्थ जान लेंगे। कुछ कठिन शब्द भी मैं बीच में तुम्हें लिखकर लेने के लिए कहूँगा, इसलिए कापियाँ अपने पास रखो और अपनी किताबों में देखो। तो पाठ्यपुस्तक में कविता है चौथी, किताबें, कवि हैं गुलजार जी। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है। कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी वह सारे उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटते तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रियल की सूरत बनाकर निम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे ज़बी से वो सारा इल्म जो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबों में मिला
करते थे। सूखे पुल और महके हुए रुखे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। तो इस तरह से छात्रों ये कविता मैंने तुम्हें पढ़कर सुनाई। अब हम पंक्ति से पंक्ति इनका अर्थ जो है वह जान लेंगे। तो देखो छात्रों, सबसे पहले परिचय देखो। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीर्षों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर। पहले कठिन शब्द लिख कर लो। झांकना, छिपकर देखना, झांकना, छिपकर देखना। अलमारी, लोहे लकड़ी का बड़ा ढांचा, लोहे लकड़ी का बड़ा ढांचा। हसरत, कामना कौमा इच्छा, हसरत, कामना कौमा इच्छा। तकना, देखना। सोहबत, संगत, सोहबत, संगत। देखो पंक्ति से पंक्ति। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीर्षों से, बड़ी हसरत से तकती है। देखो आजकल के इस विज्ञान के युग में कंप्यूटर आ गया है, इसलिए किताबें जो है वो अलमारी में बंद है। इसलिए बंद अलमारी के शीशों में से किताबें जो है वह झांक रही है। किताबें बाहर आना चाहती है, किताबों को इच्छा है, किताबों को कामना है, किताबें बाहर आने के लिए देख रही है। किताबें बंद अलमारी के शीशों में से छिपकर देख रही है। किताबों को ऐसा लगता है कि मानो कोई आएगा और मुझे उठाकर देखेगा। इसलिए किताबों को बड़ी हसरत है, बड़ी इच्छा है, बड़ी कामना है कि कोई उन्हें देखेगा। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, अब महीना हो गए हैं, मनुष्य की और किताबों की मुलाकात नहीं हो रही। पहले के ज़माने में लोग अक्सर किताबें निकाल कर देखते थे, क्योंकि ज्ञान देने का एकमात्र साधन पहले किताबें हुआ करते थे। अब ज्ञान देने के साधन जो है वह अलग अलग हो गए हैं। इस विज्ञान के युग में संगणक जो है, कंप्यूटर जो है, वह ज्ञान देने का साधन हो गया है। इसलिए लोग अब किताबों की तरफ उतना आकर्षित नहीं हो रहे, उतना ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए किताबों को देखकर अब महीना हो गया है। किताबें कहते कि महीने बीत गए हैं, फिर भी उसकी और मनुष्य की मुलाकात नहीं हो रही। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले लोग शाम के समय में अपनी शाम जो है वह किताबों के साथ बीता करते थे, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। अब अक्सर पहले के ज़माने में ज्ञान देने का साधन एकमात्र किताबें हुआ करती थी, इसलिए लोगों की शामें जो है वह किताबों के साथ, किताबों की संगत में, किताबों की सोबत में कटा करती थी। किंतु अब ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए किताबें जो है वह दुखी है, किताबें ताक रही है, किताबें देख रही है। मनुष्य उसको कब लेते हैं, कब उसे पढ़ते हैं, ऐसा किताबों को महसूस हो रहा है। आ गया समझ में? अब आगे देखो। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। देखो कंप्यूटर के पर्दों पर जो है वो लोगों के शामें बीत रही है, गुजर रही है शामें कंप्यूटर के पर्दों के सामने, क्योंकि ज्ञान देने का साधन जो है वह कंप्यूटर बन गया है। इसलिए लोग 24 घंटे जो है वह कंप्यूटर के सामने अपना समय बिता रहे हैं। इसलिए बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी। शब्द लिखो पहले। गुजरना, बीतना, कदरें मायने कौमा मूल्य, कदरें मायने कौमा मूल्य। सेल यानी कोशिका, सेल यानी कोशिका। एक मुहावरा है देखो, नजर आना, नजर आना। इस मुहावरे का अर्थ है दिखाई देना, दिखाई देना।
नजर आना, दिखाई देना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करता हूं। देखो, उस गांव में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नजर आता है। मुहावरा है नजर आना, इसका अर्थ है दिखाई देना। वाक्य में प्रयोग करता हूं। देखो, उस गांव में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नजर आता है। तो देखो, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें। लोगों की शामें जो है, लोगों को 24 घंटे जो है वह कंप्यूटर के पर्दे पर बीत रही है, इसलिए किताबें जो है वह बेचैन हो गई है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। उन्हें यानी किताबों के नींद में चलने की आदत हो गई। इसका मतलब कवि गुलजार जी कहते हैं कि कवि गुलजार जी को सपने में किताबें दिखाई दे रही है। कवि गुलजार जी को सपने में किताबें दिखाई दे रही है, और जो कदरें वो सुनाते थे कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो जीवन मूल्य किताबें बताते थे पहले, वह जीवन मूल्य अब कोई नहीं बताएगा। पहले किताबें जो है वह मनुष्य को जीवन मूल्य, किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, आपसी रिश्ते संबंध, इनके बारे में किताबें पहले बताते थे। अब मनुष्य को कौन बताएगा? वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में। अब ये जो जीवन मूल्य जो है वो किताबें ही लोग नहीं पढ़ रहे, इसलिए जीवन मूल्य लोगों के समझ में अब नहीं आ रहे। वो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते किताबें सुनाया करती थी, अब वह रिश्ते जो है वह घर में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि लोग जो है वह किताबें नहीं पढ़ रहे। इसलिए जीवन मूल्य लोगों के समझ में अब जो पहले किताबों से आता था, ये जीवन मूल्य लोगों के समझ में अब नहीं आ रहा है। आ गया समझ में? अब आगे देखो, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं। वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। शब्द लिखो पहले, उधड़े उधड़े, सिलाई टूटना, सफा पन्ना, सिसकी धीरे धीरे रोने की आवाज, सिसकी धीरे धीरे रोने की आवाज, लफ्ज शब्द, टूंड टूटे ठुंड, मानी अर्थ। देखो, गुलजार जी यहाँ पर अगले परिच्छेद में यहाँ पर कहते हैं कि वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। देखो, किताबें जो है वो अलमारी में रखे हुए हैं, और किताबें अलमारी में रखे रखे किताबों की सिलाई टूट रही है। सिलाई जो है वो उनकी टूट रही है, किताबें जो है वो उधड़ रहे हैं, और किताबों की सिलाई उधड़ने की वजह से उसके पन्ने जो है वो अलग हो रहे हैं। इसलिए किताबें सिसकी मार रहे, किताबें रो रहे हैं। देखो, अलमारी में किताबें रखी हुई है, महीनों बीत गए, उन किताबों को कोई हाथ नहीं लगा रहा, क्योंकि ज्ञान देने के साधन जो है वह कंप्यूटर हो गए हैं, इसलिए लोग किताबों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए रखे रखे किताबें जो है उनकी सिलाई टूट रही है, और सिलाई टूटने की वजह से उसका सफ़ा जो है, उसका पन्ना जो है वह अलग हो रहा है, और धीरे धीरे इसलिए किताबें जो है वह धीरे धीरे रो रही है। जिस तरह से मानो कोई सूखा पेड़ है, जिस पेड़ के ऊपर कोई पत्ता नहीं है, कोई एक सूखा पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर कोई पत्ता नहीं है, उस पेड़ को कोई महत्व नहीं, महत्वहीन पेड़ वह होता है। उसी तरह से वह किताबें बन गई है। जिस तरह से किसी पेड़ के ऊपर पत्ते नहीं होते
और वह पेड़ एक सूखा टुंड बन जाता है, वैसे अब यह किताबें जो है जिनकी सिलाई निकल गई है, जिनके पन्ने जो है वह अलग अलग हो गए हैं, और वह किताबें जो है वह रो रही है, और वह देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो ये किताबें जो है वह उस सूखे पेड़ के जैसा हो गए हैं, जिस पेड़ के ऊपर कोई पत्ते न हो, और पत्ते न होने के बाद उस पेड़ को कोई अर्थ नहीं होता, वैसे उन किताबों को भी अब कोई अर्थ नहीं है, बिना अर्थ वाले ये किताबें अब बन गई है। ऐसा यहाँ पर कवि गुलजार जी को लग रहा है। आगे देखो छात्रों, ज़बां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तब खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। देखो आगे कवि कहते हैं कि पहले के ज़माने में पिताजी हमें किताब लाते थे, नई किताब। जब पिताजी नई किताब लाते थे उस समय हम अपनी एक उंगली मुंह में डालते थे और हम किताबों के पन्ने पलटते थे। किताबों के पन्ने जो है वह हम पलटते थे, तो उस समय एक अलग तरह का स्वाद जो है वह आता था। शब्द लिखो पहले, जुबां जीभ, जुबां जीभ, जायका स्वाद, जायका स्वाद, तह ब तह, तह ब तह, परत दर परत, तह ब तह, परत दर परत, पर्दे, कंप्यूटर का पर्दा, पर्दे, कंप्यूटर का पर्दा, जाति राब्ता, निजी संबंध, जाति राब्ता, निजी संबंध। देखो कवि गुलजार जी यहाँ पर कहते हैं कि पहले मनुष्य और किताबों का संबंध कैसा था और अब किस तरह से बदलाव आ गया है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर इस पंक्ति में कवि गुलजार जी देते हैं। देखो, जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। देखो पहले ज़माने में पिताजी हमें किताब लाते थे, नई किताब। जब नई किताब लाते थे उस समय हम एक उंगली मुंह में डालते थे और उसका पन्ना पलटते थे। उस समय एक अलग तरह का स्वाद, एक अलग तरह का जायका आता था। अब ये जायका, ये स्वाद जो है वह अब नहीं आ रहा, क्योंकि अब लोग संगणक के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं और संगणक के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठकर माउस हाथ में लेकर क्लिक करने से पन्ने पलटने लगते हैं। अब उंगली में माउस लेकर क्लिक करने से पन्ने पलटने लगते हैं। जो पन्ना चाहिए वह पन्ना हमें खुद ब खुद देखने को मिलता है, इसलिए अब वह स्वाद, वह जायका अब नहीं आता। ऐसा यहाँ पर कवि जो है वह कहते हैं। बहुत कुछ तब तक खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। देखो अब संगणक पर, अब कंप्यूटर पर माउस हाथ में लेकर क्लिक करने से पन्ना पलटने लगता है, पन्ने पलटने लगते हैं, एक एक पन्ने पलटने लगते हैं। जो पन्ना चाहे वह पन्ना हमें परत दर परत देखने को मिलता है। इसलिए किताबों से हमारा जो आपसी संबंध था, जो निजी संबंध था, वह निजी संबंध अब समाप्त हो गया है। ऐसा कवि गुलजार जी यहाँ पर कहते हैं। आगे देखो, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रियल की सूरत बनाकर निम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म, तो मिलता रहेगा आइंदा भी। पहले शब्द लिखो, सीना छाती, सीना छाती, गोदी गोद, गोदी गोद, रियल किताब रखकर पढ़ने का लकड़ी का साधन, रियल रिहल किताब रखकर पढ़ने का लकड़ी का साधन। अगला शब्द निम सजदे,
आधा माथा टेकना, निम सजदे, आधा माथा टेकना, आधा माथा टेकना, जबी, जबी माथा, इल्म ज्ञान, इल्म ज्ञान, आइंदा भविष्य में, आइंदा भविष्य में। तो देखो छात्रों, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रियल की सूरत बनाकर निम्न सजदे में पढ़ा करते थे। देखो, किताब और मनुष्य का पहले संबंध कैसा था? तो अटूट संबंध था, निजी संबंध था। तो इस संबंध के बारे में जानकारी देते हुए यहाँ पर गुलजार जी कहते हैं कि पहले के ज़माने में हम किताब कैसे पढ़ते थे? हम सोते हुए किताब पढ़ते थे, और सोते हुए किताब पढ़ते समय हम किताब जो है वो अपने सीने पर रखकर लेट जाते थे। किताब जो है वो सीने पर रखकर लेट जाते थे, यानी किताब और हमारा संबंध जो है वो निजी संबंध था, हमारा संबंध जो है वो अटूट संबंध था। इसलिए हम किताब को अपने सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी कभी गोदी में लेते थे, कभी गोदी में लेकर हम किताब पढ़ते थे, तो कभी घुटनों को अपनी रियल की सूरत बनाकर हम किताब पढ़ते थे। घुटनों को रियल की सूरत बनाकर उसके भीतर हम किताब को रखते थे और पढ़ते थे। तो कभी हम निम्न सजदे में किताब पढ़ते थे, यानी आधा माथा टेक कर हम किताब पढ़ते थे, और किताब पढ़ना होने के बाद हम उस किताब को अपने माथे पर लगाते थे, क्योंकि हमें इस किताब से ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए हम उस किताब को हमें अपने ज़बी से लगाते थे, हम अपने माथे से लगाते थे, क्योंकि इस किताब से हमें ज्ञान मिला है, इसलिए ये किताब हम अपने माथे पर लगाते थे, क्योंकि आइंदा भी ऐसा ज्ञान इस किताब से हमें मिलना, भविष्य में भी ऐसा ज्ञान इस किताब से मिलना, इसलिए हम इस किताब को अपने माथे पर लगाते थे। आ गया समझ में छात्रों? तो अब अंतिम परिच्छेद देखो, अंतिम परिच्छेद। मगर वो जो किताबों में मिलते थे, सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें गिरने उठाने के बहाने, किताब गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। कठिन शब्द देखो पहले, रुके, छोटा पत्र कॉमा चिट्ठी, छोटा पत्र कॉमा चिट्ठी, शायद कदाचित कॉमा संभव, शायद कदाचित कॉमा संभव। देखो, कवि अंतिम परिच्छेद में यहाँ पर मनुष्य और किताबों का संबंध जो है वह कैसा है, और इसके बारे में जानकारी देते हुए आगे कहते, देखो, मगर वो जो किताबों में मिलते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। देखो, पहले ज़माने में हम क्या करते, तो किताबों में हम फूल रखते थे और वो फूल सूख जाते थे, और किताबें कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद जब हम किताबें निकालते तो उसमें सूखे फूल और महके हुए रुखे जो है, यानी जो हमें अपने मित्रों के द्वारा मिले हुए पत्र या चिट्ठी जो है वो मिलते थे। पहले ज़माने में हम क्या करते थे, तो किताबों में हम फूल रखते थे, और वो फूल कालांतर से कुछ समय के बाद वो फूल सूख जाते थे। कुछ मित्रों के हम पत्र जो है उस पुस्तक में पत्र या चिट्ठी जो है वो रखते थे, और कुछ समय के बाद उन्हें निकाल कर देखते तो फूल जो है वो सूख जाते थे, और हमें अपने मित्रों की याद जो है उस पत्र से हमें मित्रों की याद जो है वो तरोताज़ा होती थी। अब किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। किताब जो है वो जब गिर गई तो उठाने के बहाने से हमारा और दूसरों का रिश्ता जो है वो बनता था। अब उसका क्या होगा? शायद ऐसे रिश्ते अब नहीं बनेंगे, क्योंकि लोग अब किताबें पढ़ना बंद कर देते हैं, इसलिए ऐसे जो संबंध जो है वो नहीं बनेंगे।
ऐसे रिश्ते जो है वह नहीं बनेंगे, क्यों किताबें गिरने से रिश्ते बनते थे और ये कुछ रिश्ते जो है वह कायम रहते थे, कुछ रिश्ते जो है वह समाप्त होते थे। ऐसे रिश्ते अब नहीं बन जाएंगे, ऐसा कवि अंतिम पंक्ति में यहाँ पर कहने का प्रयास जो है वह करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने किताबें या कविता जो है वह देख ली। इस कविता में कवि ने मनुष्य और किताबों का संबंध जो है वह किस तरह से कम हो रहा है, ज्ञान बढ़ाने के और साधन किस तरह से हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देने का प्रयास यहाँ पर कवि गुलजार जी ने किया है। तो छात्रों, ये कविता आपके समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर से ये वीडियो देखो, आपके समझ में ये कविता ज़रूर आ जाएगी। तो छात्रों, सभी को धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभ कामना।